हेलो। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी लोग लाइव और चैट पर आ जाएं। आप सभी लोग लाइव और चैट पर आ जाइए। विकास, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आज का टॉपिक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एवं प्राइम मिनिस्टर। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति पढ़ा, उपराष्ट्रपति पढ़ा। आज हम लोग मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एवं प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एवं प्राइम मिनिस्टर। आज का टॉपिक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। और एक पद और पढ़ना हम लोगों को, भारतीय राज्य व्यवस्था में उप प्रधानमंत्री का पद। इसको भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम लोग देखकर चलते हैं तो देखा जाए। पहले तो एक सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है। पार्लियामेंट्री सिस्टम होने के कारण, संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण सरकार बहुमत की होगी। पार्लियामेंट्री सिस्टम वाले देशों की सरकार बहुमत की होती है और बहुमत लोअर हाउस में चाहिए। और भारत का लोअर हाउस लोकसभा है। और लोकसभा हिंदुस्तान की जनता को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है। जिस प्रकार ब्रिटेन में है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत दल के नेता को सम्राट प्राइम मिनिस्टर नियुक्ति करता है और प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जिसके सामूहिकरण के योग को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है। वैसा ही सिस्टम भारत में है। इसलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति पीएम नियुक्ति करता है और पीएम की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जिसके सामूहिकरण के योग को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है। उसके सामूहिकरण के योग को क्या कहा जाता है? मंत्रिपरिषद कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे यहां जनता जो हम लोग जनता की बात करते हैं तो हम भारत के लोग की बात कर रहे हैं। जनता का मतलब हम भारत के लोग हैं। और हम भारत के लोग मतदाता ही नहीं हैं, बल्कि हम भारत के लोग करदाता भी हैं। और भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और संप्रभु राष्ट्र की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। और चूंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, उसमें से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन होता है हमारे यहां। इसका मतलब शासन में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं है, बल्कि शासन में जनता की अपने प्रतिनिधि के माध्यम से भागीदारी है। इसलिए ऐसी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। तो जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करता है। उस प्रतिनिधि संस्था को संघ के स्तर पर संसद कहा जाता है। जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करता है और उस प्रतिनिधि संस्था को संसद कहा जाता है। संसद क्या है? तो हिंदुस्तान की जनता की अभिव्यक्ति का प्रतीक है। और चूंकि भारत का संविधान परिसंघी है और परिसंघी संविधान का एक लक्षण द्विसदनीय विधायिका है, इसलिए हमारे देश की संसद द्विसदनीय है कि परिसंघ में राज्य को रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा और भारतीय परिसंघ में संघ को रिप्रेजेंट करता है लोकसभा। तो संसद के दो सदन हैं। और दो सदन क्यों हैं, ये आगे हम लोग संसद जब पढ़ेंगे तो बताया जाएगा कि संसद के दो सदन क्यों रखा गया है। तो जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, उस प्रतिनिधि संस्था को संसद कहा जाता है। और संसद हमारे देश की द्विसदनात्मक है, बाइकैमरल लेजिस्लेटिव असेंबली है। और द्विसदनीय विधायिका परिसंघी संविधान का लक्षणों में से एक है। तो भारतीय परिसंघ में राज्य को रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा, तो भारतीय परिसंघ में संघ को रिप्रेजेंट करता है लोकसभा। संघ में राज्य को रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा,
तो हम भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करता है लोगों की सभा लोकसभा। तो स्ट्रक्चरल फेडरलिज्म के रूप में राज्यसभा संसद का अपर हाउस, तो लोकसभा संसद का लोअर हाउस, तो फंक्शनल फेडरलिज्म के रूप में लोकसभा संसद का फर्स्ट हाउस, तो राज्यसभा संसद का सेकंड हाउस कहा जाता है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पोटोमैक नहीं टेम्स यमुना के प्रवाह को उर्वर बनाता है, पोटोमैक नहीं टेम्स यमुना के प्रवाह को उर्वर बनाता है, इसका मतलब भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम की जननी ब्रिटेन है, और ब्रिटेन में क्या कहा गया कि लोअर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत दल के नेता को सम्राट प्राइम मिनिस्टर नियुक्ति करता है, और उसकी सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जिसके सामूहिकरण के योग को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है। तो हमारे यहाँ लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जिसके सामूहिकरण के योग को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है, जिसके सामूहिकरण के योग को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद का प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर लोकसभा के चुनाव में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी है, क्लियर कट मेजॉरिटी का मतलब होता है कुल संख्या का आधा प्लस वन, यानी आजकल 543 सीटें हैं लोकसभा में, तो 543 का आधा प्लस वन 272 सीटें होता है। तो जिस किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास लोकसभा के चुनाव में 272 सीटें हैं, या प्री पोल अलायंस को 272 सीटें मिला हुआ है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन लोकसभा का चुनाव हुआ और हंग असेंबली की स्थिति आ गई, त्रिशंकु संसद की स्थिति आ गई, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या प्री पोल अलायंस को क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति के संदर्भ में अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब अगर क्लियर कट मेजॉरिटी है तो राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति के संदर्भ में अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन अगर क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी या प्री पोल अलायंस को, तो फिर राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति के संदर्भ में अपने विवेक का समुचित उपयोग करता है। कन्फर्म हुआ? अब पीएम हमारे यहां दो प्रकार का प्रमुख है। एक हम लोग कहते हैं हेड ऑफ यूनियन कैबिनेट, संघीय मंत्रिमंडल का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, और दूसरा हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार का प्रधान भी प्रधानमंत्री होता है। हेड ऑफ यूनियन कैबिनेट, संघीय मंत्रिमंडल का प्रधान प्रधानमंत्री, और हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार का प्रधान भी प्रधानमंत्री ही होता है। कन्फर्म हुआ? इतनी बातें आप लोगों से ये स्ट्रक्चर बनता है। अब यहां प्रश्न कुछ आ रहे हैं कि आर्टिकल 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इसका मतलब है कि हर कंडीशन में मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री का होना अनिवार्य है। तो यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है, तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा का मतलब संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो गई। तब राष्ट्रपति कहता है कि केयरटेकर सरकार गवर्नमेंट के रूप में आप काम करते रहें, इसलिए हमारे यहां केयरटेकर गवर्नमेंट की संकल्पना भी की गई है। दूसरी बात कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। 75 में लिखा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अब व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। इसका मतलब हमारे यहां दोहरी रिस्पांसिबिलिटी है। व्यक्तिगत रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, और सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। तीसरी बात हमारे यहां यह भी ध्यान रखना कि किसी गैर संसद को मंत्री प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, 6 महीने के अंदर उसे संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। क्योंकि भारतीय संविधान में यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री लोकसभा से ही होगा। किसी भी गैर संसद को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, 6 महीने के अंदर उसे संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। लेकिन यदि प्रधानमंत्री लोकसभा से होता है तो सोने पे सुहागा अवश्य होगा, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम वाले देशों में देश की जनता का नेता पीएम है, और देश की जनता को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है लोकसभा।
तो अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है तो सोने पे सुहागा हम लोग अवश्य कह सकते हैं। लेकिन भारतीय संविधान में कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि प्रधानमंत्री लोकसभा से ही होगा। संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, यह कहीं नहीं कहा गया है। लेकिन अगर लोकसभा का होता है तो सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाए जाते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर सरकार ने विश्वास प्रस्ताव लाया, उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट डालने का अधिकार नहीं रखेगा प्राइम मिनिस्टर, अगर राज्यसभा का मेंबर होगा। यदि अपोजिशन ने अविश्वास प्रस्ताव लाया तो चर्चा का जवाब तो पीएम देगा, लेकिन वोटिंग राइट्स पे भाग नहीं लेगा, क्योंकि राज्यसभा का मेंबर है। यानी जिस सदन का को आप देश की जनता का नेता है और देश की जनता को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है लोकसभा, तो अगर लोकसभा के सदस्य नहीं है तो फिर थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। लेकिन संविधान इस संदर्भ में कहीं नहीं लिखता है कि लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य पीएम के लिए, किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य। 6 महीने अब बाद है, गैर संसद को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। दूसरी बात हमारे यहां ध्यान रखेंगे, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को जो परामर्श देता है, 74 सब क्लास 2 में लिखा है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को जो भी सलाह देगा वह न्याय योग्य नहीं है, गोपनीय रखा जाता है। लेकिन यस और मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया कि 356 के संदर्भ में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को जो सलाह देगा उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो 356 के संदर्भ में मंत्रिपरिषद जो सलाह देगा राष्ट्रपति को, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। बाकी किसी का भी मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दिया ये गोपनीय रखा जाता है, ये न्याय योग्य नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है ना। अब दूसरी बात, यहां हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया। थोड़ा सा समझना है कि हमारे यहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो हमारे यहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इस मंत्रि परिषद के अंतर्गत हमारे यहां तीन प्रकार के मंत्री हैं। इसको क्लियर समझिएगा। एक को हम लोग कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एक कहलाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, और तीसरा कहलाता है कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर वर्तमान एनडीए मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री हैं, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री अपने डिपार्टमेंट का मुखिया होता है, अपने डिपार्टमेंट की सारी रिस्पांसिबिलिटी कैबिनेट मंत्री की होती है। कंफर्म। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री वह मंत्री है जिसके ऊपर न तो कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा और उसके नीचे न तो कोई राज्य मंत्री होगा। वो अपने डिपार्टमेंट का इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र है। उसके ऊपर न तो कोई कैबिनेट मंत्री होगा और उसके नीचे न तो कोई राज्य मंत्री होगा। स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री को सामान्यतः कैबिनेट की मीटिंग में इनवाइट नहीं किया जाता, लेकिन अगर उसके डिपार्टमेंट के संदर्भ में कैबिनेट को कोई डिसीजन लेना है तो फिर ऐसी स्थिति में स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री को भी मंत्रिमंडल में इनवाइट किया जाता है। सामान्यतः स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री मंत्रिमंडल की मीटिंग में भाग नहीं लेता, लेकिन जब उसके डिपार्टमेंट के संदर्भ में कैबिनेट को कोई डिसीजन लेना होगा तो उसको आमंत्रित किया जाता है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो राज्य मंत्री होता है, ये सदन के अंदर और बाहर मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट स्तर के कैबिनेट मंत्री को सहयोग और सहायता देने के लिए होता है। सहयोग एवं सहायता देने के लिए एक या एक से अधिक राज्य मंत्री होते हैं। तो वर्तमान एनडीए सरकार के मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, हाँ 6 माह का अब बाद है, नहीं तब पीएम को मत विभाजन का अधिकार नहीं होगा किसी सदन में। तो 3 स्तर के मंत्री हैं, कंफर्म हुआ। तो इन तीनों स्तर के मंत्रियों के समूह को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है। इन तीनों स्तर के मंत्रियों के समूह को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के समूह को कैबिनेट कहा जाता है। कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के समूह को कैबिनेट कहा जाता है। कई बार आप लोगों से कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच अंतर पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा
तीनों स्तर के मंत्रियों, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, कैबिनेट मिनिस्टर, इन तीनों स्तर के मंत्रियों के समूह को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है। इसका मतलब तीनों स्तर के मंत्री ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सदस्य, और कैबिनेट स्तर का जो मंत्री होगा कैबिनेट मिनिस्टर, तो कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के समूह को कैबिनेट कहा जाता है। इसका मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सदस्य है, कैबिनेट का सदस्य नहीं है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सदस्य है, कैबिनेट का सदस्य नहीं है। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी सदस्य है और कैबिनेट का भी सदस्य है। इसका तो कैबिनेट का प्रत्येक सदस्य काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सदस्य होता है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वही सदस्य कैबिनेट का सदस्य होगा जो कैबिनेट स्तर का मंत्री है। कंफर्म हुआ? लेकिन थोड़ा सा यह ध्यान रखना है कि हमारे भारतीय संविधान में 2-3 चीजें क्लियर रखो। ये बना लिए हैं, जल्दी बोलो, इसको बना लिए हैं आप लोग? इसको बना लिए हैं? इसको बना लिया गया है? चलिए, अब थोड़ा समझना है। पहला चीज कि हमारे यहां मूल संविधान में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद का आकार तय नहीं था। मंत्रिपरिषद का आकार तय नहीं किया गया, पहला चीज तो इसको ध्यान रखना है कि मूल संविधान में मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा, मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, यह प्राइम मिनिस्टर की इच्छा पर निर्भर करता था, कितने सदस्य, कितना बड़ा वो मंत्रिपरिषद बनाता था। और दूसरा चीज, संविधान में, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। यह बहुत क्लियर रखिएगा, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। कई टीचर आपको पढ़ा चुके होंगे, यूट्यूबर और बहुत टीचर पढ़ाते हैं कि कैबिनेट का उल्लेख किया गया भारतीय संविधान में। ध्यान रखिएगा, ब्रिज किशोर शर्मा, जय नारायण पांडे की किताब का पेज 466 में, पेज नंबर 466 में लिखा है, हमारे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। 2 चीजें बहुत क्लियर रखिए। पहला चीज, मूल संविधान में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आकार तय नहीं है कि मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा, यह तय नहीं किया गया। तो जब यह तय नहीं था तो इसके बाद हमारे यहां 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में प्रावधान किया गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आकार निम्न सदन का 15% होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आकार निम्न सदन का 15% होगा, यानी 543 का 15% होगा। अब 15% आकार होगा निम्न सदन का, यानी 82 मेंबर होंगे, 82 मंत्री होंगे। अब उसमें कितने लोकसभा से आएंगे, कितने राज्यसभा से आएंगे, कितने मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे, कितने मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज होंगे, कितने कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, यह सब प्राइम मिनिस्टर का विशेषाधिकार है, प्राइम मिनिस्टर की इच्छा है। यह सब प्राइम मिनिस्टर का विशेषाधिकार है, प्राइम मिनिस्टर के अधिकार क्षेत्र में आता है किसको मंत्री बनाए, किसको ना बनाए, कितना बड़ा कैबिनेट बनाएगा, कैबिनेट में कितने अंतर मंत्री होंगे, राज्य मंत्री कितने होंगे, स्वतंत्र प्रभार कितने होंगे, लोकसभा से कितने होंगे, राज्यसभा से कितने होंगे, कितने गैर संसद मंत्री बनेंगे, ये सब प्राइम मिनिस्टर की इच्छा पर निर्भर करता है। हमारे यहां मंत्रिपरिषद का आकार तय कर दिया गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आकार निम्न सदन का 15% होगा, यानी 82 होगा। उस 82 में कितने लोकसभा से आएंगे, कितने राज्यसभा से, कितने गैर संसद होंगे,
ये प्राइम मिनिस्टर की इच्छा। कितने मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे, कितने मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज होंगे, कितने कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे, ये प्राइम मिनिस्टर की इच्छा। लेकिन आकार कितना होगा, निम्न सदन का 15%, उससे ज्यादा आकार नहीं हो सकता है। ये 2003 में 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा इस संशोधन करके तय कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार निम्न सदन का 15% होगा। कंफर्म हुआ? कंफर्म हो गया तो लिखिएगा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में अनुच्छेद 75 सब क्लाज 1 सब क्लाज ए, अनुच्छेद 75 सब क्लाज 1 सब क्लाज ए में सब क्लाज 1 सब क्लाज ए में यह उपबंधित किया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या होगा? मंत्रिपरिषद का आकार निम्न सदन का 15% होगा। यह मंत्रिपरिषद का आकार तय कर दिया गया। लेकिन मंत्रिपरिषद का आकार तय हुआ है, मंत्रिमंडल का आकार तय नहीं हुआ। कि कैबिनेट में कितने मंत्री होंगे यह आकार तय नहीं हुआ है। कितने राज्य मंत्री होंगे यह आकार तय नहीं है। कितने स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री होंगे यह आकार तय नहीं है। कितने लोकसभा से मंत्री बनाएंगे, कितने राज्यसभा से, कितने गैर संसद को बनाएंगे यह आकार तय नहीं है। केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आकार तय है कि निम्न सदन का 15% होगा। कंफर्म हुआ? पैराग्राफ चेंज। मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। 3 स्तर के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर, नीचे लिखिएगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री एवं राज्य मंत्री मंत्रिमंडल, कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एक छोटी इकाई है। मंत्रिमंडल, कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एक छोटी इकाई है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एक छोटी इकाई है। भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का उपयोग किया गया है। भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का उपयोग किया गया है। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 78, भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का उपयोग किया गया है। इस बात की पुष्टि अनुच्छेद 74, 75 एवं अनुच्छेद 78
से की जा सकती है, की जा सकती है। अर्थात संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कहीं नहीं किया गया, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कहीं नहीं किया गया, लेकिन ब्रिटिश परंपरा के अनुसार, लेकिन ब्रिटिश परंपरा के अनुसार, ब्रिटिश परंपरा के अनुसार हमारे यहां भी मंत्रिमंडल का अस्तित्व चला आ रहा है। मंत्रिमंडल का अस्तित्व चला आ रहा है, जो कि एक आवश्यक अंग बन गया है, जो कि एक आवश्यक अंग बन गया है। साथ ही साथ मंत्रिमंडल नीति निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था है। मंत्रिमंडल नीति निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था है, नीति निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था है। सर्वोच्च संस्था है, ठीक है, ठीक है ना? समझ में आ रहा होगा, बातें समझ में आ रही सभी चीजें। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बैठ इसका माइक का सेल कमजोर है, डाउन है, जहां आवाज ना आएगी बता दीजिएगा, तो वहीं पर क्लास ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, अब प्रश्न ये उठता है कि क्या एक गैर सांसद भी मंत्री बन सकता है? प्रश्न है कि क्या गैर सांसद मंत्री बन सकता है? गैर सांसद मंत्री बन सकता है? क्या गैर सांसद मंत्री बन सकता है? इसका मतलब संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, गैर संसद सदस्य है। तो अनुच्छेद 75 सब क्लाज 5, अनुच्छेद 75 सब क्लाज 5 में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता, यदि कोई व्यक्ति 6 माह के अंदर संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता, वह मंत्री नहीं बन सकता। 6 माह के भीतर संसद के सदन का सदस्य नहीं बनता, वह मंत्री नहीं बन सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी गैर संसद को भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर संसद के किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। इसका मतलब किसी गैर संसद को भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए डेडलाइन है कि 6 महीने के अंदर संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। और अगर वो 6 माह के अंदर संसद का सदस्य नहीं बन पाता, तो फिर उसको मंत्री पद से हटाना पड़ेगा। इसका मतलब 6 महीने किसी गैर संसद को भी मंत्री बनाया जा सकता है, और नहीं तो फिर उसे मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगर निर्वाचित नहीं हो पाता तो मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब दूसरा प्रश्न है, ये मंत्री के संदर्भ में तो था कि भाई किसी गैर संसद सदस्य को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन प्रश्न अब यह उठता है कि किसी गैर संसद सदस्य को क्या प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? किसी गैर संसद सदस्य को क्या प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? यह मुद्दा कब आया? 1996 में 1 जून 1996 को कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर एच डी देवेगौड़ा को
प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया। उस समय देगौड़ा साहब न लोकसभा के सदस्य थे न ही राज्यसभा के सदस्य थे, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे। इसका मतलब कर्नाटक विधानसभा के सदस्य रहे होंगे, इसका तो गैर सांसद थे और उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तब एसपी आनंद बनाम एसडी देवगौड़ा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि एक ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। किंतु यदि उस अवधि के अंदर संसद के किसी सदन का सदस्य निर्वाचित नहीं होगा तो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। इसका मतलब गैर संसद को मंत्री ही नहीं बल्कि गैर संसद को 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है। यह अनुच्छेद 75 सब क्लास 5 में उसकी नियुक्ति विधि मान्य है। कंफर्म हुआ? कंफर्म हुआ। और किसी एसडी देवगौड़ा को जो किसी सदन के सदस्य नहीं थे उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्ति नहीं किया, क्योंकि इसमें अनुच्छेद 14, 21, 75 का उल्लंघन बोला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 75 सब क्लास 5 के अनुसार उनकी नियुक्ति विधिमान्य बताया, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के पश्चात वह सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। प्रधानमंत्री बनने के बाद वह सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के प्रति वो भी तो लोकसभा के उत्तरदायी है ना, इसका तो वो भी संसद उत्तरदायी है, तो प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। अब ध्यान रखिएगा, किसी गैर संसद सदस्य को मंत्री ही नहीं, किसी गैर संसद सदस्य को प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है। उसको 6 माह के अंदर संसद के किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, और यदि 6 माह के अंदर संसद का सदस्य नहीं बन पाता तो फिर ऐसी स्थिति में उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा, उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। कंफर्म हुआ? इसका मतलब कंफर्म हो गया कि गैर संसद सदस्य मंत्री भी बन सकता है, गैर संसद सदस्य प्रधानमंत्री भी बन सकता है। अनुच्छेद 75 सब क्लास 5 में उल्लेखित किया गया। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ऐसा भी हमारे यहां होता है। ठीक है? लेकिन थोड़ा सा यह भी ध्यान रखें, एक चीज और थोड़ा समझेंगे। पंजाब का एक मामला आया था, पंजाब का एक मामला यह आया कि पंजाब में एक गैर विधायक को मंत्री बना दिया गया। पंजाब में एक गैर विधायक को मंत्री बना दिया गया। चूंकि पंजाब में एक सदनी विधायिका है, केवल विधानसभा है, तो अगर किसी गैर विधायक को मंत्री बनाएंगे तो 6 महीने के अंदर उसे विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है, और यदि वो विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाता तो फिर उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या हुआ कि जो मंत्री बना था वो गैर विधायक था, तो 6 महीना के अंदर 6 महीने के अंदर विधानमंडल के किसी न किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। वो 6 महीना पूरा नहीं हुआ, उसके 10 दिन पहले, 6 महीने के 10 दिन पहले, 10 दिन पहले इस्तीफा दे दिया, और 6 महीने के 10 दिन बाद पुनः शपथ कराया गया, पुनः शपथ कराया गया। थोड़ा गौर समझिएगा, 6 माह डेडलाइन है कि 6 माह के अंदर आपको संसद या विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है, और 6 महीने के अंदर अगर नहीं बन पाते तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो 6 महीने के 10 दिन पहले इस्तीफा दे दिए, 6 महीना बीतने के 10 दिन बाद पुनः शपथ ले लिया। तब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। एस.आर. चौहान वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि किसी गैर विधायक को या गैर संसद को मंत्री बनाया जाता है तो 6 महीने के अंदर उसे विधानमंडल संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, और यदि नहीं हो पाता तो फिर वो अगले 5 साल तक पूरे टेन्योर में उसकी पुनर्नियुक्ति नहीं होगी। इसका मतलब किसी गैर विधायक को अगर मंत्री बनाया गया
तो 6 महीने तक ही मंत्री रहेगा। 6 महीने के अगर अंदर सदस्य नहीं बन पाता तो उसे रिजाइन करना पड़ेगा। इस्तीफा के बाद उसकी पुनर्नियुक्ति नहीं होगी। ये नियुक्ति जैसे दोबारा नहीं, तो इनके जैसा अगर चालाक आदमी होगा तो कोई आदमी चुनाव लड़ेगा ही नहीं। 10 दिन पहले रिजाइन दो, 10 दिन बाद फिर शपथ ले लो, 10 दिन पहले रिजाइन दो, 10 दिन बाद फिर शपथ ले लो। इसका तो ऐसी स्थिति में तो कोई चुनाव लड़ेगा ही नहीं। इसका मतलब पूरे 5 वर्ष के टेन्योर में ऐसी व्यवस्था केवल एक बार के लिए है कि आप एक बार किसी गैर संसद या गैर विधायक को मंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री बना सकते हैं, और वो 6 महीने के अंदर अगर नहीं बन पाता तो उसे संसद के तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा और उसकी पुनर्नियुक्ति पूरे टेन्योर में, पूरे कार्यकाल में दोबारा नियुक्त नहीं की जा सकती है। यह व्यवस्था किया गया। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है? और आज मैं क्लास अभी आप कर रहा हूं, चूंकि सेल बिल्कुल डाउन हो चुका है, ठीक है ना? तो क्लास यहीं पर रखिएगा। कल मैं इसको लिखाऊंगा, ठीक है? तो यहीं तक क्लास आज रखते हैं, चूंकि सेल डाउन हो रहा है, ठीक है? सेल चार्ज में लगा देते। चलिए कल हम लोग मिलेंगे फिर, ठीक है? विकास समझ में आ रहा है? ध्यान रखिएगा, जब पीएम किसी गैर संसद को प्रधानमंत्री आप नियुक्ति करेंगे तो प्रधानमंत्री है लेकिन संसद का सदस्य नहीं है। तो संसद का सदस्य नहीं होगा तो विश्वास या अविश्वास किसी में मतदान में भाग नहीं लेगा। मत विभाजन में अधिकार बिल्कुल नहीं होगा उसको, कहीं ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी सदन का सदस्य नहीं है। अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है, लोकसभा का सदस्य नहीं है, तो विश्वास अविश्वास प्रस्ताव में मत विभाजन में भाग नहीं लेगा। लोकसभा में कोई मत विभाजन भाग नहीं लेगा। कंफर्म हुआ? इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए।